अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। आपका वीकेंड भी बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा है और आज आपके साथ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। मेरे साथ आप लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आज मैं ही मौजूद होंगी और आपकी न्यूज़ डोज जो है पूरे वीक की, आज क्या होने जा रहा है पूरे दिन के अंदर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वीकेंड में क्या कुछ हुआ, इस पर हम बात करेंगे। सारी सूरत हाल जो है वो आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, खेल के मैदान में क्या हो रहा है, ये भी हमें आपको बताना है। तो आज के टॉपिक्स की जानिब आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तानी को पैमा अली सटपारा, जो कि K2 सर करने निकले थे, वापस आते हुए रास्ते में अचानक से वो गुम गए हैं। उनको ढूंढने के लिए कोशिशें जारी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक उनका पता नहीं चला है। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। उसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जो अभी तक जारी किया गया है उस पर हमें बात करनी है। अपोजिशन की तनकीद जो कि एक्सपेक्टेड थी कि अपोजिशन ने तनकीद करनी है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ माहिरीन कानून जो हैं वो भी इसकी जो टाइमिंग है और जिस वक्त ये लाया गया है और जिस नीयत के साथ ये लाया गया है उस पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अब ये मान लिया गया है कि भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है और ये उसके नतीजे में हुआ है जो पाकिस्तान की जानिब से डोसिया भिजवाया गया था, जिसमें वाज़ेह सबूत मौजूद थे कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जाती है। इस पर हमने बात करनी है और साथ साथ कुछ तज्ज़िये और तबसरे जो हैं वो भी हम शामिल करेंगे। और PSL एंथम जो है वो आ गया है। इंतज़ार हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस मरतबा भी वही हुआ है जो पिछले 2-3 सीज़न से हम देख रहे हैं कि एंथम आया है और उसके बाद कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं और कुछ की जानिब से तनकीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि तनकीद ही की जा रही है। और ऐसे में अली ज़फ़र साहब जो हैं, जो भाई हैं, उनकी एक मरतबा फिर से पुकार शुरू हो गई है कि भाई सेव अस, हमें बचा लीजिए। इससे पहले कि अपनी टॉपिक्स की जानिब हम बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा पिंडी टेस्ट जो है उसकी अपडेट दे देती हूँ। आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है टेस्ट का। साउथ अफ्रीका की टीम जो है अपनी सेकंड इनिंग्स इस वक्त खेल रही है। 135 रन जो है बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ एडन मार्करम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और वेंडर जूसन जो हैं वो आउट हो चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त बल्कि तीनों खिलाड़ी जो हैं आउट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट खिलाड़ी आएगा उसका नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। आगाज़ करते हैं जी। पहला हमारा टॉपिक है सेनेट इलेक्शन और सदारती जो ऑर्डिनेंस इस पर सामने आया है उससे मुतालिक। सेनेट इलेक्शन में अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम ऑप्शंस अब इस्तेमाल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस, पार्लियामेंट में तरमीमी बिल और अब सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है। सदर मुमलिकत की जानिब से जारी होने वाले ऑर्डिनेंस के मुताबिक अरकान असम्बली अपना वोट पार्टी सरबराह को दिखाने का पाबंद होगा। इलेक्शन कमीशन भी पार्टी सरबराह की दरख्वास्त पर बैलेट पेपर दिखा सकेगा। अपोजिशन जमातों ने इस ऑर्डिनेंस को गैर जमहूरी और आइन से मुतसादम करार दिया है, जबकि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत कर रखा है। कई सीनियर कानूनदान जो हैं उनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे देगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा सर कि इतना अफरा ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? देखिए, इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान में शफाफियत का हर वो मौका जो उनके हाथ में आएगा वो शफाफियत लाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान जब क्रिकेटर थे तो उन्होंने हमेशा कोशिश की न्यूट्रल अंपायर्स हों ताकि जीतने हारने वाला वो पुरअमन तरीके से अपनी हार को तस्लीम करे और जीतने वाला जीत सेलिब्रेट करे। जब इमरान खान की अपोजिशन लीडर थे और KPK में हमारे लोगों ने हमें पता चला कि उन्होंने पैसे लिए तो 20 इलेक्टेबल्स को पार्टी से निकाल दिया। बहुत बड़ा ख़तरा लिया, रिस्क लिया, लेकिन 20 इलेक्टेबल्स को पार्टी से निकाल दिया। अब हम समझते हैं कि हर लिहाज से ये शफाफियत लाना हमारी ज़िम्मेदारी है और उस शफाफियत को लाने के लिए जो जो एवेन्यूज़ हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने पार्लियामान में आइन में तरमीम डाली, हम सुप्रीम कोर्ट पे गए और हमने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया ताकि कोई मौका ऐसा ना आए जिसमें ये घोड़े ख़रीदने वाले और बिकने वाले घोड़े उनको कोई मौका मिले। हम पूरी तरह इंश्योर करेंगे कि ये पैसे का जो इस्तेमाल है सियासत में और लोग जो है वो MNAs और MPAs जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, अगर वो बिकेंगे तो इससे बड़ी काबिल अफसोस बात उस कौम के लिए नहीं है। लिहाजा हम हर कोशिश करेंगे कि जो आइनी इदारा है उसके पास जाके हम इस कोशिश को
नाकाम कर सकें कि पार्टी के लोग किसी को ख़रीदें या कोई बिके। सदाकत साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ रज़ा रब्बानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिकवा किया कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई नेशनल डिबेट नहीं हुई, कोई अपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। 2016 से अब तक किसी ने इस पर बात नहीं की, किसी ने इस मामले को नहीं उठाया, और जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गए हैं तो अचानक से बिल लाने का फैसला किया गया। क्या हुकूमत एकतरफा तौर पर सारी कार्रवाई करना चाहती है? रब्बानी साहब की बात बिल्कुल फैक्ट्स पे बुनियाद पे नहीं है। पिछले तकरीबन 2-3 महीने से वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा इस धांधली को रोकेंगे और ख़रीदो फरोख्त को रोकेंगे और इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स पे कराएंगे। तो ये डिबेट करना किसका काम था? हमारा भी काम था और उनका भी काम था। वज़ीर आज़म ने अपना विज़न, अपनी लाइन दे दी थी कि इस तरह हम करना चाहते हैं, और हम पार्लियामान में गए और पार्लियामान में जब हमने ये तरमीम दी तो रज़ा रब्बानी साहब की पार्टी ने हूटिंग की, उन्होंने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी, उन्होंने गालम गलोच किया। इसकी बजाय अगर वो सीरियसनेस दिखाते और किसी फोरम पे भी अगर वो बैठना चाहते, किसी कमेटी में बैठना चाहते, स्पीकर के पास बैठना चाहते, तो मौका था, अभी भी है, इसी वक्त भी ये बात हो सकती है कि अगर वो बैठना चाहें तो कोई भी हंगामी स्टेप हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि उनके जो रज़ा रब्बानी साहब के जो लीडर हैं उनका काम ही ये है ख़रीदो फरोख्त पाकिस्तान में MNAs MPs की। तो वो शायद इसी चक्कर में थे कि इमरान खान उनके रास्ते में रुकावट बन गए, वरना वो आज भी पैसे ले लेके फिर रहे हैं और ख़रीदेंगे और आगे उनको बेचेंगे। सदाकत साहब, लेकिन अपोजिशन तो ये दावा करे कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। हुकूमत ने इस डर से ये ओपन बैलेट की कोशिश की है। अगर खुफिया रायशुमारी होती तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत ने खुद से मौजू दे दिया अपोजिशन को तनकीद करने के लिए? ये वही अपोजिशन है। अभी जब सेनेट के चेयरमैन का वो अदम एतमाद हुआ था तो इनके 64 लोग सीटों पर खड़े हुए थे और 50 ने वोट दिया था। 14 लोग इनके सामने, इनकी आंखों के सामने वो उन्होंने वोट नहीं डाला। तो उस वक्त तो आप कह रहे थे कि हम बड़े गलत हैं। आज आप कैसे अपनी बात कोई खुला तजाद आपका ये नज़र आ रहा है? फिर ज़रा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो जो मिसाक जमहूरियत है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब के साइन है, वो पढ़ें। उसमें आपने ये कहा था कि हम ये करेंगे। तो हमें डर है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। हमें डर है अखलाकियात के गिरने का। हमारा बंदा जो अगर कोई हमें वोट नहीं देगा तो उनको उसको पता है इमरान खान साहब ने उसका क्या हाल करना है। हमें ये फ़िक्र है कि कल सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर आप रोएंगे कि धांधली होगी, हम लुटेंगे, मारेंगे। तो इस चीज़ का आपको मौका ना दें। हम आपको इस दफ़ा बिल्कुल ना भागने देंगे और ना आपको रोने देंगे। आपको ऐसी तरसा तरसा के आपसे ये जो आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की उसका इंशाल्लाह बदला भी लेंगे और वो आप लोग देखेंगे कि आपका क्या असर होता है। लिहाजा आज इखलाकी तौर पे हम ये तरमीम कर सकेंगे ना कर सकें, हम तारीख के सही साइड पे और पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI और PDM तारीख के गलत साइड पे खड़े हैं। वक्त साबित करेगा कि कल ये अगर इनके कोई सेनेटर कम निकलते हैं ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि आज ये शफाफियत के ख़िलाफ़ हैं। बाकी गवर्नमेंट जो है हमेशा उसका एडवांटेज होता है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो दूसरों के लोगों को भी अपनी तरफ मरगूब कर सकती है। अपने बंदे टूटने की तो बात ये फिर जब मैदान लगेगा तो पता चलेगा कि कौन कहता है। लेकिन इस दफ़ा PTI ने आपको रोने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हुकूमत कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस पर ज़्यादा इन्हिसार करती है। सदाकत साहब, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती आई है, इसका क्या जवाब देंगे? ये बात उनका सही है कि अगर हमें अपोजिशन मिले सियासतदानों की, अपोजिशन मिले पॉलिटिकल, अपोजिशन मिले जमहूरी, अपोजिशन मिले डेमोक्रेटिक, फिर तो हम उनसे डेमोक्रेसी की बात करें। ये तो सारे क्रिमिनल हैं। इनका सियासत का मकसद ये है कि पार्लियामान में आएँ, तकरीरें करें, जरदारी साहब से बड़ी ज़्यादती है, नवाज शरीफ से बड़ी ज़्यादती है, मरियम साहबा से बड़ी ज़्यादती है, शहबाज शरीफ से बड़ी ज़्यादती है। वो कितने केस हैं, दर्जनों केसेस हैं। और केस किसने बनाए? इन्होंने खुद एक दूसरे के खिलाफ बनाए। जरदारी साहब जो केस भुगत रहे हैं इस वक्त, ये जाली अकाउंट्स वाला, वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया। और नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस जो हैं वो जरदारी साहब या मुशर्रफ के दौर के बने। तो ये पार्लियामान को अपने ज़ाती लूट मार को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये मसला है। वरना अगर हमारी अक्सरियत होती और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में हमारी सेनेट में अक्सरियत होगी और अगला इलेक्शन इंशाल्लाह PTI स्वीप करेगी, तो इस कौम को कानून साजी करके दिखाएंगे, इसको पार्लियामान की इज़्ज़त करके दिखाएंगे, पार्लियामान को एक संजीदा
प्लेटफॉर्म साबित करके दिखाएंगे। आज तो हम हर तरफ से माफिया के हाथों में चढ़े हुए हैं और इनको पता है कि जो गाड़ी आगे जा रही है, इनके और इनके बच्चों के जो इरादे हैं इस मुल्क को लूट मार करने के, वो ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा वो जो वावेला आपको नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ये आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मद्दम हो जाएंगी। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ, ये हुकूमत जो है कानून साजी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करती है, और जब तक सेनेट में और कौमी असम्बली में तो अक्सरियत है, लेकिन जब तक सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं होगी तब तक उनकी बातों से कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही काम चलाया जाएगा, और इंतज़ार करेंगे वो जब अक्सरियत होगी उसके बाद वो कानून साजी करके दिखाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और इंतहाई अहम मामला है उसकी बात कर लेते हैं कि इंतहाई सर्द मौसम में K2 को बग़ैर ऑपरेशन के और बग़ैर ऑक्सीजन के सर करने का मिशन जो है वो मुकम्मल हुआ या नहीं, इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सके, क्योंकि पाकिस्तानी कोहपैमा अली सतपारा और उनकी टीम के 2 गैर मुल्की कोहपैमा इस मुहिम के दौरान लापता हो गए हैं। आज चौथा दिन है और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है, और अफसोस के साथ उसके साथ उनके ज़िंदा बचने की उम्मीदें जो हैं वो भी काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, जो माहिरीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इम्कानात भी बहुत ज़्यादा कम है। -50 डिग्री से भी कम दर्जा हरारत पर 4 रोज़ तक ज़िंदा बच जाना किसी मुआज़े से कम नहीं है, लेकिन हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला कोई मुआज़ा दिखाए और जो टीम इस वक्त गई हुई है वो सही सलामत वापस आ जाए। दुआएँ जो हैं वो अली सतपारा और उनकी टीम के साथ हैं और सबको किसी मुआज़े का इंतज़ार है। पाकिस्तानी कोहपैमा नज़ीर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर कर चुके हैं। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मिशन कितना पुरखतर रहा और इस कातिल चोटी पर अब उस टीम के ज़िंदा बच जाने की कितनी उम्मीद रखी जा सकती है। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 4 रोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं, आवाम सतपारा और जो टीम गई हुई है उनकी फैमिलीज़ क्या उम्मीद रखे वहाँ से? थैंक यू जी। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्यारे मोहम्मद अली सतपारा, पाकिस्तान के हीरो, और पूरी कौम दुआ कर रही थी उनके लिए, लेकिन जिस तरह कल उनके साहिबजादे लकली वो वापस आए, अकेले थे कैंप 3 में, उसके बाद कुछ तफसीलात बता दी हैं। जिस तरह आपने कहा कि ज़ाहिर है इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे सैटरडे अर्ली मॉर्निंग से ही पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर गए रेस्क्यू मिशन पे। सैटरडेज कल सारा दिन और आज भी गई हैं वापस हेलीकॉप्टर्स, लेकिन अभी तक कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं। जिस तरह साजिद बता रहा है वो लास्ट उन्होंने देखा है इनको बॉटल नेक से, जो सबसे ख़तरनाक तरीन हिस्सा है कि उस रूट का अब्रूज़ी रिज पे, वहाँ से गुजरते हुए देखा है। फिर ये वापस आया, कुछ मसाइल हो गए थे ऑक्सीजन मास्क की वजह से। उधर से ऊपर काफ़ी स्टीप है और काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, एजम्पशंस हैं कि वो समिट पे पहुँचे थे, लेकिन जॉन सोनोरी ने वाइफ को कहा था कि सबसे पहले वो वाइफ के साथ रब्ता करेगा समिट से, क्योंकि उनके पास आपको पता है सेटेलाइट फ़ोन था लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, जिससे हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, कहाँ वाक़या हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद बॉटलनेक के आसपास ही हादसा हुआ है समिट से नीचे। अच्छा नज़ीर साहब, कहा जा रहा था कि मौसम जो है वो अब बेहतर हो गया है, इसलिए उन्होंने दोबारा से अपना जो सफ़र था वो शुरू किया था चोटी की तरफ, लेकिन क्या सिचुएशन होती है रास्ते में जाते हुए अचानक से मौसम ख़राब हो जाए तो उस वक्त क्या ट्रेनिंग होती है, क्या करना चाहिए, या फिर कोई ऐसे मकाम भी होते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है? आपको पता है 8000 के 14 पीक्स में से K2 इज़ द डेडलीस्ट। मैं इस रूट पे भी गया हूँ और फिर वेस्ट रिज हमने क्लाइम किया था सबसे पहले। तो K2 बहुत स्टीप है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में इससे उतरना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और मौसम का जहाँ तक ताल्लुक़ है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है माउंटेन्स में, और K2 वैसे भी इट्स ए लोनली माउंटेन, बिल्कुल इसके इर्द गिर्द करीब में पहाड़ नहीं है, बिल्कुल अकेला खड़ा है, स्टीप है। और इसलिए एवरेस्ट तकरीबन 41 साल पहले 1980 में विंटर में क्लाइम हुआ था और इतने साल लगे K2 को क्लाइम करने में। नेपाली जो हमारी टीम थी वो दे वर वेरी लकी विद वेदर, उनको बहुत अच्छा वेदर मिला
और एक्लेमेटाइज से नेपाल से एक्लेमेटाइज होकर आए थे और यहाँ आके बेस कैंप से अगले दिन क्लाइंब करना शुरू किया। ज़ाहिर है ऊपर नीचे आप होते हैं, फिर वेदर प्रेडिक्शन, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी मदद की है कि आपको अगले कई हफ्तों तक भी वेदर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी लोकल कोई विंड्स आ जाती हैं, लोकल क्लाउड डेवलप होते हैं, उससे वेदर ख़राब होता है। तो इनको भी एक थोड़ा सा वेदर विंडो मिला था, इन्होंने प्लान किया। जो मेरा अपना तज्ज़िया है वो थोड़ी सी बदकिस्मती से कैंप 3 से 7000 तकरीबन 200 मीटर से ये गए हैं, वहाँ से समिट करके फिर खैरियती से आखिरी कैंप में आना बड़ा चैलेंजिंग होता है समर में भी। और अक्सर लोग 7500 या 600 मीटर पे रात गुजारते हैं, वहाँ से जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट होता है। नज़ीर साहब अब क्योंकि वो लापता हो गए, उनकी टीम लापता हो गई है, तो हर पहलू पर बात की जा रही है, तो इसीलिए मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस सर्द मौसम में बग़ैर ऑक्सीजन के आगे की तरफ बढ़ना, डेफिनेटली आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और दूसरे मसले मसाइल भी ऊपर जाकर हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इससे जो दीगर कोहपैमा हैं जो जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको क्या सबक मिलता है? क्या दानिशमंदाना फ़ैसला था ये बग़ैर ऑक्सीजन के K2 को सर करने का, वो भी मौसम सरमा में? ये देखें, ये वही है इंसानी स्पिरिट जो शुरू से ही आज तक इंसान इस तरह के चैलेंज लेता है। इसको नेचर के साथ पंगा कहें, जितने बेशक आप समर में करें या विंटर में करें, विंटर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेथ जोन कहलाता है 6000 मीटर से ऊपर। ये जो इंसानी गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, इसके रहने की वो जगह नहीं है। कुदरत ने वो जगह कुछ ऐसे बनाए हैं जहां हमारा गुजारा नहीं है। तो बहरहाल चैलेंज आदमी की एक नेचर है, वो इस किस्म के चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बहादुरी है। ज़ाहिर है विंटर में इन्होंने चैलेंज किया। ऑक्सीजन के बग़ैर 2 नेपालियों ने इसी साल 16 जनवरी को क्लाइंब किया है। 10 लोगों में से 2 थे ऑक्सीजन के बग़ैर। तो अली ने बहुत पहले से प्लान किया था ये ऑक्सीजन के बग़ैर जाने का, और ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सोच समझ के कई सालों से, जॉन सनोरी ने पिछले साल भी K2 पे था और अली ख़ुद भी K2 पे विंटर में पिछले साल भी थे ये। तो वहाँ से फिर प्लान किया। ये कोई नई चीज़ नहीं थी इनके लिए। दे अंडरस्टूड व्हाट दे वर एमिंग एट। बहरहाल इंतहाई दुख है तमाम फैमिलीज़, जॉन सनोरी 6 लोग नुकसान हो गए इस दफ़ा K2 पे। उन सब की फैमिलीज़ के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे। अच्छा नज़ीर साहब, ये बता दीजिए, अब 4 दिन से ऊपर हो गया लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। कितने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाता है ऐसी सूरत हाल में? जहाँ तक कल साजिद ने भी, अली के बेटे ने भी यही कहा कि ज़ाहिर सर्वाइवल के चांसेस, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप एक्टिव नहीं हैं, एक जगह पे कहीं बैठे हैं, तो चंद घंटों में आप बहुत ज़्यादा विंड फैक्टर भी था, विंड चिल की वजह से आप यू फ्रीज, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है एंड यू आर फ्रोजन फॉर एवर। बट एनीवे इन हालात में बहुत मुश्किल है सर्वाइवल का। बाकी डेड बॉडीज़ वगैरह देखने के लिए वो गए हैं। अगर वहाँ से गिरे हैं साउथ साइड पे, इनके मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल आर्मी वाले दे आर वेरी ब्रेव। कल भी 7800 मीटर तक, परसों भी बहुत मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हमारे हेलीकॉप्टर्स बहुत ऊंचाई पे जाके देख चुके हैं। तो जो पॉसिबल है कर रही है कौम और हमारी आर्मी। बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है, दाव पे लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। ऑल्दो चांसेस सर्वाइवल के बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि कोई मौजज़ा हो जाए और जो पूरी टीम इस वक्त 3 लोगों की वहाँ गई हुई है, जिसमें अली सतपारा साहब भी शामिल हैं, वो सही सलामत वापस अपने घर अपनी फैमिली में आ जाए। ब्रेक के बाद खुशामदी। अब बात कर लेते हैं अपनी सोसाइटी की। इसके अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको सिर्फ मजाक समझकर किसी की दिलाजारी करनी चाहिए। बहरहाल हमारे माशरे के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन कुछ माशरती रवैये ऐसे भी हैं जिनको देखकर हमारे सर शर्म से डूब जाने चाहिए। डूबते नहीं हैं लेकिन डूब जाने चाहिए।
हमारी कोशिश यही है कि इन माशरती रवैयों पर ना सिर्फ हम बहस करें बल्कि इनके ख़ात्मे के लिए भी शऊर और आगाही जो है वो पैदा करें। इनमें से ही एक है छोटे कद के अफराद के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, और आमतौर पर हम देखते हैं कि होता यही है कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की बजाय उल्टे सीधे नाम इनको दे दिए जाते हैं और इनका मजाक उड़ाया जाता है। और जब कहा जाता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो कहते हैं कि हम तो प्यार में या मजाक में ये बात कह रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस जुर्म में अक्सर वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के दोस्त सभी शामिल होते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ मजाक में बात किया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके मजाक से किसी के दिल पर क्या गुजरी होगी। ऐसे अफराद की सहूलत के लिए पब्लिक मकामात पर कोई इकदाम किए जाते हैं और ना ही उनकी मदद के लिए कोई सामने आता है। आज हमारे मेहमान हैं पस्त कद नौजवान मलिक मोहम्मद आमिर, जो कि फार्मासिस्ट हैं और एक मुश्किल सफ़र तय करके वो इस मकाम पे हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या क्या कुछ फेस किया है और उन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है हासिल करके कैसा महसूस करते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है बनना वो कोई आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इस सफ़र में आपको क्या क्या मुश्किलात आई, वो कौन सा जज्बा था जिसने आपको हिम्मत नहीं हारने दी, और ख़ास तौर पर जब आप का कद छोटा हो, आपकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो, तो लोग आपको उस तरीके से भी तंग करते हैं, वो भी मुश्किलात होती हैं, तो उसको कैसे फेस किया आपने? मैं स्कूल जाता था तो स्कूल मुझसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर था, तो पैदल जाने में मुझे बहुत मसला होता था। इसलिए मैं आराम से जाता था, आहिस्ता आहिस्ता। तो वो स्कूल पहुंचने तक मैं तकरीबन 1 घंटा 3 किलोमीटर का फासला होता था, 40 मिनट में मैं वो तय करता था। तो उसकी वजह से मुझे सुबह सवेरे जागना पड़ता था और पहले जल्दी निकलना पड़ता था। तो ये सब मसले मुझे स्कूल जाने में होते थे। तो इस तरह आहिस्ता आगे जाके जब मैं स्कूल के दौरान स्कूल का वक्त गुजर गया, कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो कॉलेज में भी इस तरह होता था कि हमें कॉलेज तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था, तो मैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाता था। ट्रांसपोर्ट में मुझे उधर दूसरा बंदा मेरे साथ होता था, वो मुझे गाड़ी में बैठाता था। अगर वो नहीं होता था तो वो मैं ड्राइवर या वो दूसरे बंदे से हेल्प लेता था, तो वो मुझे गाड़ी में बैठाता था। ये सब मसले होते थे। ये छोटे बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे, उसकी वजह से मुझे बहुत मसले होते थे। आमिर, लेकिन हमारे मुल्क में जो आप जैसे लोग होते हैं उनके साथ लोगों का रवैया हम ये देखते हैं कि इंतहाई नामुनासिब होता है। आपको क्या लगता है इस शऊर को उजागर करने के लिए किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? इन लोगों को तरबियत की ज़रूरत है ताकि इनको समझ में आ जाए कि ये छोटे कद वाले जो हैं ये भी माशरे का हिस्सा हैं, ये भी एक अपना मकाम रखते हैं, अपना इज़्ज़त रखते हैं। अल्लाह ने इनको पैदा किया है, किसी ने भी इसको पैदा नहीं किया, ये तो सब अल्लाह ताला के काम है। और आमिर, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, फार्मेसी के शोबे का इंतखाब आपने क्यों किया और आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? फार्मेसी के शोबे का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि फार्मेसी जो है एक वसी फील्ड है जिसमें मेरे लिए मौके ज़्यादा हैं, और इस शोबे में मैं इंसानियत की भी खिदमत कर सकता हूँ और अपने ख़ानदान की भी और अपने इलाके की भी मैं खिदमत कर सकता हूँ, सहारा बन सकता हूँ। मेरे मुस्तकबिल में नौकरी के साथ अपना कारोबार का भी इरादा है ताकि मैं अपने ख़ानदान, इलाके और जितने भी मेरे छोटे कद वाले हैं, जितने भी और मज़दूर लोग हैं, उन लोगों के लिए सहारा बन सकूँ। सही है। अच्छा आमिर, हमने ये सुना है कि आपकी बारात हेलीकॉप्टर पर जाएगी, ये क्या कहानी है? मेरे अब्बू उनकी ख्वाहिश थी, मेरे अब्बू का इरादा भी था कि आपकी जब शादी होगी तो उसकी बारात मैं हेलीकॉप्टर में लाऊंगा, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई था और यूनिक इस तरह छोटा कद वाला भी था। और वो मुझे हिम्मत, वो मुझे सब इसलिए की वजह से कहते थे कि ये आमिर जो है इसको मतलब है ये ऐसी जहन में ना लाए कि वालिद साहब मुझे सपोर्ट नहीं करता है या मेरी खुशी जो है उसको खुशी नहीं समझता है,
इसलिए उसने मुझे ये बताया था कि आपकी जो बारात होगी वो मैं हेलीकॉप्टर में लाऊंगा। आमिर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी बारात ज़रूर हेलीकॉप्टर में जाएगी और आप हमें भी इनवाइट कीजिएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे हेलीकॉप्टर में आपकी बारात लेकर। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी और वो ये कि आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होता है। बच्चे जो है ना वो चाहते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। तो वो तमाम लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे, क्या वो भी डॉक्टर हैं? अगर नहीं है तो उनको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और अपने रवैयों पर जो है नज़र रखने की ज़रूरत है। आमिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका आमिर। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि PSL 6 का गाना आ चुका है। गाना क्या है, ग्रूव क्या है, क्या होता है ये? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल 4 अफराद जहां पर जमा हो जाएं वहीं सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर ये ग्रूव क्या है। PSL 6 का तराना रिलीज़ हो चुका है। ये गाना नसीबो लाल, आयमा बेग और यंग स्टिनर्स ने गाया है। शायकीन की जानिब से गाने पर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। गाने को पसंद करने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि इस पर जो मीम्स बनाने वाले हैं उनकी भी कमी नहीं है। बहरहाल मीम्स बनाने वालों की तो किसी टॉपिक पर कोई कमी नहीं होती है। कोई इस में तराना ढूंढने की कोशिश कर रहा है और किसी ने ये कहा है कि मैंने घर में ये तराना लगाया था और अब मैं बेघर हो चुका हूँ। बहरहाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जो तराना होगा वो पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है जब तराना आया था PSL 5 का तो उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया था और आवाज़ दी थी, पुकारा था अली ज़फ़र को कि आइए और आकर हमें बचा लीजिए, जिसके बाद अली ज़फ़र ने भी एक नया एंथम जो है वो PSL के लिए पेश किया था। इस मरतबा देखते हैं कि अली ज़फ़र या भाई जो हैं वो क्या करते हैं। PSL 6 का नया नगमा जो है आ गया है। 20 फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है PSL 6 का और हमारी दुआ जो है वो यही है कि इस मरतबा भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो। कराची और लाहौर, ये 2 टीमें जो हैं इनको रिवायती हरीफ कहा जाता है और मेरी तो हमेशा से फेवरेट लाहौर कलंदर्स ही रही है, तो लाहौर कलंदर्स को इस मरतबा मौका मिलना चाहिए। दूसरा, ये गाने जो हैं आते ही रहते हैं, ठीक है, और सिर्फ वार्म अप करने के लिए आते हैं। ये उससे पहले ज़रा थोड़ा माहौल बनाने के लिए आते हैं PSL 6 शुरू होने से पहले, और उसके बाद जब PSL के दौरान स्टेडियम में मैच लगेगा तो डेफिनेटली उस वक्त ये गाना आपको अच्छा लगने ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि चिड़ियाघरों को ख़त्म करने की तहरीक अब जोर पकड़ रही है। इंसानों की तफरीह के लिए जानवरों को उनके कुदरती माहौल से दूर करने को अब एक अच्छा जो है पहलू नहीं समझा जाता। कई NGOs जो हैं इस पर मुहिम चला रही हैं और अब या तो चिड़ियाघर ख़त्म हो रहे हैं या इनमें मौजूद जानवर जो हैं उनको बेहतर सहूलियात मिल रही हैं। ऐसे में लाहौर का चिड़ियाघर भी इनमें से एक है जहां जानवरों की देखभाल के लिए जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों को माइक्रोचिप लगाई जा रही है। चिप से उनकी ज़िंदगी, बीमारी, इलाज, मुआलजा और अफजाइश जो है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा। डेप्यूटी डायरेक्टर लाहौर ज़ू किरण सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद कुछ इस पर तफसील हासिल करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद, माफ़ कीजिएगा, नहीं होंगी, किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो अभी तक ज्वाइन हमें नहीं कर सकी हैं। लेकिन अब ये एक अच्छा कदम जो है वो शुरू किया जा रहा है कि जो जानवर हैं उन्हें माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इस चिप के ज़रिए उनके बॉडी का टेम्परेचर, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनकी अफजाइश किस तरह से हो रही है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकेगा। इससे पहले कुछ अफसोसनाक वाक़यात जो है वो चिड़ियाघर में, लाहौर के चिड़ियाघर में और इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में पेश आए थे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इसका नोटिस लिया गया था और ये कहा गया था कि इन चिड़ियाघरों को ख़त्म करें, जिसके बाद अब ये कोशिश की गई है कि चिड़ियाघरों में जानवरों को बेहतर सहूलियात दी जाएँ। हमें ज्वाइन कर लिया है किरण सलीम साहिबा ने, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं लाहौर ज़ू, उनसे इस बारे में बात करते हैं। किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों को जो चिप लगाई जा रही है, इस मंसूबे से मुताल्लिक कुछ बताइए और इससे किस किस्म की मालूमात इकट्ठी हो सकेगी। माइक्रोचिप जो लगाई जा रही होती हैं ये बेसिकली जानवर को उसका एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक नंबर जो है वो साइन कर रही होती हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये कि ये बेसिकली पहला स्टेप है। जब हम माइक्रोचिप कर लेंगे तो इससे हमें एनिमल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में आसानी होगी। उसमें ना सिर्फ ये कि हम उनका ब्रीडिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड को भी मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलेगी। ये ना सिर्फ एक खासा महफूज तरीक़ाकार है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, ज़ूस में एक कॉमन प्रैक्टिस भी है। सही। अच्छा किरण, परिंदों और जो मासूम जानवर हम कह सकते हैं उनको पकड़कर तो आसानी से उनको चिप इंजेक्ट की जा सकती है, लेकिन शेर, चीते, इनकी जब बात आती है, इन जैसे जंगली जानवरों की जब बात आती है, तो उनको किस तरह से इस मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा?
बेसिकली तमाम एनिमल्स में तरीकाकार यही है कि इनकी ये जो माइक्रोचिप है ये स्किन के अंदर एम्बेड की जा रही होती है। अब उसमें यह है कि जब हम एनिमल को कैप्चर कर रहे होते हैं तो उसी वक्त ये चीज़ मुमकिन होती है कि हम उसमें माइक्रोचिप जो भी उस एनिमल के लिए जो स्पेसिफिक एरिया जो प्रेफरेबल एरिया है वहाँ पर इसको जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। लॉयन और टाइगर्स में भी हमारा यही तरीकाकार है कि हम उसको प्रॉपरली रिस्ट्रेन करते हैं। स्क्वीज केज में जब हम उसको एक रिस्ट्रेन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको जैसे ट्रीटमेंट के लिए उसको रिस्ट्रेन किया जाता है, सेम इसी तरीके से जिस टाइम पे हमने माइक्रोचिप करना था उनको रिस्ट्रेन किया गया था और उसके बाद उनमें माइक्रोचिपिंग कर दी गई है। और ये भी बता दीजिए कि ये मंसूबा पाकिस्तान के चिड़ियाघर जो हैं उनको आलमी मयार के तकाज़ों के हम आहंग करेगा? इसमें माइक्रोचिपिंग ये वर्ल्ड वाइड एक कॉमन प्रैक्टिस है और जैसा कि पाकिस्तान में अभी हम ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे जूस हैं उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस हमने किया है। ये बेसिकली एक पहला स्टेप है और इसके बाद ये है कि हम जो जैसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है जब हम उसको करेंगे तो हम अपने तरीकाकार को रिकॉर्ड मेंटेनेंस हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किरण सलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ये मंसूबा जानवरों की देखभाल उनको बेहतर सहूलियात देने के लिए शुरू किया गया है। अब इस के नताइज कैसे आते हैं और जिस मकसद के लिए ये शुरू किया गया है क्या उसके वैसे ही नताइज मिलते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।